मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर के आई थी। आपको याद तो होगा ना, वही 3 कृषि कानून जिनको बाद में काले कानून कहा गया, और जिन काले कानूनों को वापस करवाने के लिए देश भर का किसान अपने 750 किसान भाइयों की शहादत दिल्ली की चौखट पर बैठ करके देता है, और उसके बाद में जब यूपी के चुनाव आते हैं तो मोदी जी माफी मांगते हुए उन किसान कानूनों को वापस ले लेते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आई है। एक अंग्रेजी वेब पोर्टल है ये, न्यूज पोर्टल और द रिपोर्टर्स कलेक्टिव, और इसने एक बड़ी खबर ये 16 अगस्त 2023 को ये पब्लिश की है। और इस बड़ी खबर के अनुसार ये जो अंग्रेजी में खबर छपी है, मैं कोशिश करूंगा आपको हिंदी में समझा पाऊं इसको। इस बड़ी खबर के अनुसार ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है शरद मराठे। ये एक एनआरआई है, और 1960 के दशक में ये भारत को छोड़ करके चला गया था। और ये एनआरआई अक्टूबर, मैं आपको डेट बता देता हूं, 16 अक्टूबर, ये लेटर भी यहां पर है, 16 अक्टूबर और 2017 को जो है ये लेटर लिखता है नीति आयोग को। नीति आयोग के तब के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को ये लेटर लिखता है, और ये बताता है, मोदी जी को समझाने की कोशिश करता है ये एनआरआई। इस रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे जो है किसानों की इनकम डबल की जा सकती है। और उसके बाद में इस एनआरआई के, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये कोई कृषि कानून से संबंधित नहीं, कृषि जो है वो से संबंधित नहीं था कि इसने कोई कृषि की है, कोई कृषि के अंदर बहुत बड़ी क्रांति की है, खेती करता था, खेती में बहुत क्रांति कर दी इसने, ऐसा कुछ नहीं था। इसका बैकग्राउंड ये था कि कैसे हम किसानों की जमीन लेंगे, कैसे उन किसानों की जमीन लेकर के उनके ऊपर जो है बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े औद्योगिक घराने लगाएंगे, और उसके बाद में उन कंपनियों के जरिए वहां पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी, उसके जरिए हम चीजों को बेचेंगे और फिर किसानों की डबल इनकम कर देंगे। यह इसका गणित था। और यह शरद मराठे जो है वो नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को, नीति आयोग को समझाता है, और इसकी समझाइश पर केवल 3 महीने के अंदर इसकी समझाइश के ऊपर टास्क फोर्स बना दी जाती है। टास्क फोर्स का मतलब यह कि एक तरह की कमेटी बना दी जाती है कि ठीक है, इस पर आप जो है चर्चा करो, और चर्चा करके बताओ कि कैसे किस तरह से क्या कुछ कर सकते हैं। अब वो जो कमेटी बनाते हैं, जो टास्क फोर्स बनाते हैं, वो टास्क फोर्स किसी खेती संगठन से, किसान संगठन से, किसी किसान से कोई बातचीत नहीं करती है। वो संगठन जो है, वो जो टास्क फोर्स बनाई गई, वो बात करती है अडानी समूह से, वो बात करती है पतंजलि से, वो बात करती है महिंद्रा समूह से। इस तरह से देश के अंदर जो टॉप बिजनेसमैन हैं, उनसे वो बात करती है, जिसमें अडानी का नाम सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है। उनसे बात करके और फिर उसके बाद में जो है वो अपनी रिपोर्ट को जो है वो देते हैं। ये इस रिपोर्ट के अंदर जो है लिखा हुआ है। इसके बाद में क्या होता है कि ये कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है, ये बताते हैं कि कैसे जो है वो हम चीज़ों को डबल कर सकते हैं, किसान की जो इनकम है उसको हम डबल कर सकते हैं। ये मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा डिटेल में आप समझिए। अंग्रेजी में रिपोर्ट है, और इसको मैंने कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा हिंदी भाषा में जो है मैं आपको करके समझा पाऊं, ताकि आप समझ पाएं कि किस तरह से पूरा खेल हुआ है। अब यहाँ पर जो है ये, जब उस वक्त में जब ये आते हैं, आने के बाद में ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर, इस तस्वीर में जो है स्पेन की प्रिंसेस हैं, स्पेन की राजकुमारी हैं, इन्फेंटा क्रिस्टेना इनका नाम है। और ये उस वक्त में इनको मिलवाते हैं नाबार्ड के चेयरमैन हरस कुमार से। ये सितंबर 2019 की खबर है। तो है क्या कि ये जो इंग्लिश के अंदर जो ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, जिस रिपोर्ट के आधार पर मैं चीजें आपको बता रहा हूं, इसमें बाकायदा कुछ चीजें ऐसी हैं जो लेटर के फॉर्म में है। मतलब कि सीधे तौर पर आरोप नहीं है, बल्कि कुछ कॉन्क्रीट जो है इसमें कहा जा सकता है कि हाँ, कुछ कॉन्क्रीट इसमें काम किया गया है।
और इसको लेकर के आपको किसी मीडिया समूह के अंदर, कहीं किसी वेब पोर्टल पर, कहीं किसी जो है वो चैनल के ऊपर बहस देखने को नहीं मिलेगी, किसी अखबार में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब कैसे क्या होता सुनिए जरा। ये जो है नीति आयोग इस मामले के अंदर जो है वो उस वक्त के जो उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, उनको 16 अक्टूबर 2017 को पत्र मिलता है। शरद मराठे ने पत्र लिखा और शरद मराठे ने समझाया कि कैसे जो है वो कृषि कानूनों, किसानों की जो इनकम है उसको डबल कर सकते हैं। इसने फॉर्मूला बताया कि कृषि की जो भूमि है, जिस जमीन के ऊपर हम खेती करते हैं, उस जमीन को अगर हम कंपनियों को पट्टे पर दे दें, भाड़े पर दे दें, और उसके बाद मार्केटिंग कंपनियां बनाने के लिए और प्रोसेसिंग के लिए छोटी कंपनियां बनाने के लिए सुझाव दिए। मराठे ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की सिफारिश की थी। मतलब इसने कहा कि जो जितनी भी हमारे देश में कृषि की जो भूमि है, अगर उस कृषि की भूमि को इकट्ठा करके, मतलब कि ये नहीं कि किसी गांव में जो है 10 खेत जो है वो ले लिए या 15 खेत ले लिए, वैसे नहीं, बड़े लेवल के ऊपर जो है, बड़े लेवल के ऊपर जमीन ले ली जाए किसानों की जमीन एक तरह से लीज पर ले ली जाए, और लीज पर लेकर के फिर जो है वो बड़े औद्योगिक घरानों को जमीन दे दी जाए, और बड़े औद्योगिक घराने वहां पर जो है वो अपना प्रोसेसिंग का भी काम करेंगे, मार्केटिंग का भी काम करेंगे। इससे मुनाफा जो होगा उसको किसानों को भी शेयर के रूप में बांट दिया जाए। जैसे कि ये जो आइडिया है आजकल, ये बड़ा घिसा पिटा आइडिया है। ये पता नहीं किस तरह से जो है वो नरेंद्र मोदी के, उनकी सरकार को, हालांकि वो किसी किसान से अगर बात कर लेते तो बता देता कोई किसान उनको कि देखिए ये फ्रॉड जो है वो बहुत हो चुके हैं। क्या है कि अभी कई आपको आइडिया मिल जाएंगे कि मैं अभी 3 दिन पहले खबर देख रहा था, राजस्थान की मुझे याद आ रही वो खबर थी कि राजस्थान के अंदर एक कंपनी ने जो है वो किसान से ठेका लिया और उससे जो है वो बातचीत की, बाकायदा जो है वो लीगल जो है वो कागज पे साइन भी करवाए गए, जो लीगली जो है वो एक परफॉर्मा जो भरा जाता है वो भी भरा, और कहा कि हम आपकी जो फसल है उसको इतने रेट में ले लेंगे। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो इनका कंपनियों का क्या होता है कि जब फसल तैयार हो जाती है, फसल जब तक तैयार नहीं होती है, जब कंपनी को किसान को तैयार करना होता है तो ये मनमाफिक जो है वो जो दाम देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जैसे ही फसल तैयार हो जाती है उसके बाद में कहते हैं कि नहीं भैया, आपके आलू में जो है वो गड़बड़ है, आपके आलू से हमारे जो चिप्स बनेंगे तो छोटे चिप्स बनेंगे, आपकी जो शिमला मिर्च हम बनाई है आपने, इससे जो है वो शिमला मिर्च में वो क्वालिटी नहीं है कि हम ये बर्गर के अंदर या पिज्जा के अंदर डाल सकें। तो इस तरह से इनकी टैक्टिस होती है। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में कहते हैं बिचौलियों को और भेज करके फिर वो किसान से डील करते हैं कि देखो ये कंपनियां हैं, इन कंपनियों से कहां लड़ोगे, इन कंपनियों के तो पता नहीं कितने कितने केस चलते हैं, तुम जाकर के केस कर दोगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करो, 200 के भाव में बात हुई थी, आप 100 के भाव में इनको दे करके नक्की करो। इसी तरह की खबर जो है वो अभी राजस्थान के अंदर 3-4 रोज पहले आई थी, और ऐसी खबर जो है वो आपको दुनिया भर की देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इन्होंने किसी किसान से बात नहीं की। इन्होंने बात किससे की? इन्होंने बात की है, मैं आपको बता देता हूं, 11 सदस्यीय जो है टास्क फोर्स बनाते हैं, और इस 11 सदस्यीय टास्क फोर्स में जो है वो खुद तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कारोबारी संजय मारीवाला, विजय चौथाईवाला को शामिल करने का सुझाव था। विजय जो है वो भाजपा का करीबी है और नरेंद्र मोदी के कई प्रोग्राम इस विजय ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम जो है वो सफलतापूर्वक करवाए हैं। तो मतलब जो एनआरआई वहां पर जो है मोदी के झंडे गड़वा रहे थे, वही आकर के यहां पर जो है झंडे लूटने का काम कर रहे थे एक तरह से। अब इसमें क्या है, इन लोगों ने जो है वो डबल कैसे करेंगे वो भी समझा दिया मैंने आपको। अब ये कहते हैं मराठे की सिफारिश के ऊपर जो है वो नीति आयोग ने उच्च स्तरीय एक मीटिंग बुलाई, और इस मीटिंग में कुल 16 लोग शामिल हुए, जिनमें से 7 लोगों का नाम जो है वो मराठे ने खुद सुझाया था। अब मराठे के सुझाव के 3 महीने के अंदर अंदर 16 अक्टूबर 2017 में जो है ये टास्क फोर्स बनाने के लिए कहता है, लेटर लिखता है नीति आयोग को, और उसके बाद में 3 महीने के अंदर अंदर 2018 के अंदर जो है वो टास्क फोर्स बना दी जाती है। और उसके बाद में ये इस रिपोर्ट के अगर मान ले तो इस टास्क फोर्स ने सबसे पहले बात की है अडानी समूह से, उसके बाद बात की है पतंजलि से, महिंद्रा ग्रुप से और बिग बास्केट से।
जो बिग बास्केट आप देखते हैं ना, बिग बाजार, बिग बास्केट, वो उन लोगों से बात की है और उनसे बात करके उनसे चर्चा की कि कैसे जो हम चीज़ों को करेंगे, लेकिन किसी किसान संगठन को इन्होंने बीच में नहीं लिया और उसके बाद में सीधे तौर पर जो है फिर बवाल खड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है। समझ गए आप लोग? अगर नहीं समझे हैं तो एक बार जो है मैं आपको कोशिश करता हूं कि फिर से एक अलग तरीके से और समझा देता हूं। जरा देखिए, ये सर्द मराठे जो हैं वो 2017 के अंदर, 2017 में सर्द मराठे आते हैं और 2017 में सर्द मराठे आकर के कहते हैं कि हम कई गांवों की जमीन जो है वो लेंगे, कई गांवों की जमीन लेकर के उनको जो है वो कंपनी को दे देंगे और कंपनी को देने के बाद में कंपनियां जो है, जैसे छोटे छोटे खेत होते हैं हमारे गांव में, उन छोटे छोटे खेतों को ऐसे जो बाउंड्रियां होती हैं, इन सब को हटा करके सारी जो जमीन है वो एक बना देंगे और इस पूरी जमीन के ऊपर मान लीजिए कि यहां पर जो है वो आलू उगाने का काम शुरू कर दें। जिस इलाके में आलू हो सकते हैं मान लीजिए, या जिस इलाके में जो है मिर्च हो सकती है, या कोई और खेती हो सकती है, अमरूद की हो सकती है, अनार की हो सकती है, किसी भी चीज़ की जो खेती हो सकती है, गेहूं की खेती हो सकती है, तो उस जमीन को जो है वो हम किसानों के साथ में लीज पर ले लेंगे पहले तो उनसे, कि लीज पर जो है वो आपकी ज़मीन 10 साल के लिए या 20 साल के लिए आपकी ज़मीन जो है, जो ज़मीन आप अपने भाईचारे के अंदर जो देते हैं, वो आपस में एक खेत जो है वो आपका 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये में देते हैं, हम आपको जो है वो 1 साल का 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये देंगे। जब 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये जब गांव में किसानों को दिया जाएगा तो कौन तैयार नहीं हो जाएगा। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कितना करवा रहे थे, 10 साल का, 20 साल का, और उसके बाद में कहते हैं कि 10-20 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट हम आपसे करवाएंगे ही करवाएंगे, उसके साथ साथ इस मुनाफे में से 10% आपको जो है वो हिस्सा भी देंगे, कि जो मुनाफा होगा उसमें से 10% आपको और मिलेगा। तो जब इस तरह की स्कीम जो है लोगों को बताई जाएगी तो लोगों को लगेगा बहुत पैसा ही पैसा होगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है वो आपको मैंने बताया। लेकिन अब जो ये खबर सामने आई है और ये खबर बता रही है कि कैसे जो है वो एक सर्द मराठे वो आकर के वो पूरा जो है ये गेम रचता है, लेकिन कहीं पर इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं है और उल्टा जो है इसको लेकर के कृषि कानून जो है वो ले आई जाती है मोदी सरकार और फिर उसके बाद में जो हालत हुई वो सबको मालूम है। अब इसको लेकर के रवीश कुमार ने लिखा है, रवीश कुमार ने कहा है कि क्या देश के किसानों को पता है कि सर्द मराठे कौन है। मतलब कि पूरा ये ट्वीट बताता हूं मैं, ये रवीश कुमार का। रवीश कुमार अपने इस पूरे ट्वीट में ये कह रहे हैं कि देश के किसानों को कभी पता नहीं चलेगा कि सर्द मराठे कौन है, पता नहीं चलेगा कि किस तरह से उसने क्या धांधली की है, और कोई हिंदी चैनल, कोई हिंदी अखबार उस पर चर्चा भी नहीं करेगा, और ये खबर जो है वो कभी हमारे देश के किसानों तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर जो है वो 80-90% किसान जो है वो हिंदी ही समझता है या वो कोई अपनी स्थानीय भाषा उसको समझता है। अंग्रेजी देश का किसान नहीं समझता, ये देश के कटु सत्य है। तो रवीश कुमार जो इसी में यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस खबर को कोई छुएगा नहीं, इस पर कोई बात नहीं करेगा और इस पर कोई चर्चा नहीं होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि हम जैसे लोग जो है जरूर कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं ये खबर किस तरह से है, और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। देखिए आप रवीश कुमार क्या कह रहे हैं। क्या देश के किसानों को पता है कि सर्द मराठे कौन है? क्या किसानों को पता है कि कृषि कानूनों के विरोध से उन्होंने कितनी बड़ी लड़ाई जीती है? क्या किसानों को हिंदी में ये सब पता है कि आर्टिकल 14 और द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने नीति आयोग के किस खेल का भंडाफोड़ दिया है? अमेरिका से सर्द मराठे आता है और टास्क फोर्स बनाता है, खेती कैसे बदले सुझाव देता है, फिर अध्यादेश आता है, फिर कानून बनता है। अफसोस कि किसानों को ये सब हिंदी में नहीं पता चलेगा और न ही कोई इस रिपोर्ट को हिंदी में लिख करके व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करेगा। हिंदी के अखबारों में और चैनलों में इस खबर को पहुंचने नहीं देंगे तो फिर किसानों तक यह सब बात कैसे पहुंचेगी? प्रधानमंत्री के भाषणों को श्रेष्ठ और राहुल के भाषणों को औसत बताने वाले पत्रकार भी इस खबर पर हाथ नहीं लगाएंगे। उन्हें पता है कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी, नीति आयोग और कृषि मंत्री जवाब नहीं देंगे, तो इस तरह से चुप रह करके इस खबर की हत्या कर दी जाएगी। किसानों को पता नहीं चलेगा कि असल में तलवार उनकी गर्दन पर चल रही थी। भाई साहब बहुत बड़ी खबर है ये, मतलब आप यकीन मानिए सच में इस तरह की खबर जो है वो करने की हिम्मत जो है वो तभी हो सकती है जब आपके पास में कोई ठोस आधार हो।
और जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो चीजें पेश की हैं, नीति आयोग का सरकारी दस्तावेज दिया है, तो उस आधार पर जो इस खबर के अंदर जान दिखाई देती है। यह साफ तौर पर दिख रहा है कि हां, कैसे जो है वो खेल हुआ है। शरद मराठे का भी रिएक्शन लिया है इसमें। अब कुछ और प्रतिक्रिया मैं आपको दिखाता हूं। इसको लेकर के जो है आदेश रावल पत्रकार हैं, ये भी इन्होंने कहा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो रिपोर्ट अभी मैंने आपको दिखाई है, विदेश से आए कथित बीजेपी सॉफ्टवेयर समर्थक, सॉफ्टवेयर के बिजनेसमैन शरद मराठे भारत आते हैं, नीति आयोग को रिपोर्ट सौंपते हैं कि कैसे किसान को बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए खेती करनी चाहिए ताकि उनकी आमदनी दुगनी हो सके। नीति आयोग तुरंत एक टास्क फोर्स बनाता है और शरद मराठे को उसका सदस्य बनाता है। मराठे इसके बाद में अडानी समूह, महिंद्रा और पतंजलि जैसे निजी लोगों से राय लेता है, लेकिन किसी भी किसान संगठन, अर्थशास्त्री इत्यादि से बात नहीं करता है। इसके बाद सरकार 3 कृषि कानून ले आती है। मतलब कि शरद मराठे आ गया कोई, और शरद मराठे ने आकर के गेम समझा दिया कि ऐसे 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 करना है, ऐसे 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 चीजें हो जाएंगी और किसानों की इनकम डबल हो जाएगी। और उसके बाद में सरकार ने उठा करके अध्यादेश पास कर दिया, अध्यादेश ले आए और अध्यादेश के बाद में उसको कानून बनवा दिया। ये पूरा खेल है। कृष्णकांत पत्रकार हैं, ये भी कह रहे हैं कि 750 किसानों की जान लेने वाले कृषि जान लेने वाले काले कानून बनाने का आइडिया एक एनआरआई बिजनेसमैन का था। यह भाजपा का करीबी है। इन भाई साहब को एडवेंचर सूझा। उन्होंने नीति आयोग को सलाह दी कि खेती का कॉर्पोरेटीकरण कर दिया जाए और एनआरआई को नीति आयोग के टास्क फोर्स में शामिल किया गया। इसका कृषि से कोई लेना देना नहीं था। इसके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया। इन कृषि कानूनों की चर्चा किसानों से या विशेषज्ञों से नहीं, बल्कि अडानी, आईटीसी, महिंद्रा समूह, पतंजलि जैसे कारोबारियों से की गई। नतीजा क्या निकला? अरबों का नुकसान, साल भर का आंदोलन, 750 किसानों की मौत। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस बारे में रिपोर्ट की है। तो यह नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता है, कार्यकुशलता है, लेकिन रोज सवेरे उठ करके इनको नेहरू बनना होता है। ये जो है वो 2 पत्रकारों की प्रतिक्रिया मैंने आपको और दिखाई है। सुप्रिया श्रीनेत ने 2 ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन 3 काले किसान विरोधी कृषि कानून ला करके मोदी सरकार ने 750 किसानों को मार डाला, अंततोगत्वा उनको वापस लेने पड़े, उसका आइडिया एक सॉफ्टवेयर कंपनी के एनआरआई मालिक से आया था जिसका कृषि से कोई लेना देना नहीं था। उस एनआरआई को नीति आयोग के टास्क फोर्स में भी शामिल किया गया और इन कानूनों की चर्चा किसानों से नहीं, बल्कि अडानी समूह, आईटीसी और पतंजलि से हुई। और ऐसे बनाते नरेंद्र मोदी जी नीतियां। अब प्रमाण सामने आ गया है कि पीएम मोदी ने काले कृषि कानून अपने मित्र अडानी के फायदे के लिए बनाए थे। अडानी समूह ने जमाखोरी पर रोक लगाने वाले कृषि कानून के खिलाफ जैसे ही शिकायत दी थी, मोदी जी ने झट से बात मान करके कानून बदल दिया था, लेकिन अन्नदाताओं ने उन्हें काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। एक जो किसान कानून के समय पर एक जो बड़ी बात उठती थी, आपको याद है, स्टोरेज की बात उठती थी। जब किसान कानून जो है वो लाए जा रहे थे, उस वक्त मैंने तो खूब ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, आपको याद होगा। उस वक्त में एक बड़ा जो इशू उठता था वो स्टोरेज का था। और उस स्टोरेज का इशू इसीलिए था कि देश में पहले कानून ये था कि आप जो है वो एक सीमित जो है वो संख्या में, क्वांटिटी के अंदर जो है वो आप स्टोरेज कर सकते हैं। आलू हो, टमाटर हो, और कोई सब्जी हो या और कोई जो है वो फसल हो, उसकी आप सीमित संख्या के अंदर स्टोरेज कर सकते हैं। उससे ज्यादा स्टोरेज करेंगे तो जमाखोरी, कालाबाजारी कहलाया जाएगा। लेकिन तब सरकार ने जो है वो जो स्टोरेज की जो संख्या थी कि आपको जितना मर्जी स्टोर करना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो दरअसल इसीलिए था कि जब पूरे के पूरे जो है यहां पर पूरे गांव का जो है वो एक वो बना दिया जाएगा, या कई गांवों की जमीन जो है वो एक ही बना दी जाएगी, और वो कई गांवों की जमीन के ऊपर एक ही खेती की जाएगी, एक ही प्रकार का जो है बीज और सब कुछ इस्तेमाल होगा, और वहां से एक ही कंपनी जो है सारा माल उठाएगी। तो फिर जाहिर सी बात है, अब जैसे एक किसान के पास में जो है वो एक खेत में जो है वो 50 मन गेहूं होते हैं, तो जब पूरा जो इलाके का जो गेहूं है वो एक ही कंपनी के पास जाएगा तो 50 मन नहीं, पता नहीं कितने हजार मन जो है वो, कितने हजार टन वहां पर जो है वो गेहूं इकट्ठा होगा।
तो स्टोरेज की इसीलिए जो बात उठी थी कि ये सब कुछ जो है वो एक करना चाह रहे थे, कई गांवों की जमीन जो है वो इकट्ठा करके और वो फिर एक व्यक्ति को दे दी जाए, कई जिलों की अगर मैं कहूं, बल्कि गांव तो छोटे लेवल में आ गए। तो सोचे ये सब कुछ होने वाला था और इस सब से जो है वो बचने के लिए 13 महीने तक आंदोलन चला, मोदी जी को कानून वापस लेने पड़े। अब इतनी बड़ी रिपोर्ट छपी है, उस रिपोर्ट में नीति आयोग का एक सरकारी दस्तावेज लगा है, लेकिन इस रिपोर्ट के ऊपर कोई भाजपाई प्रवक्ता आकर के कोई ज्ञान नहीं देगा, क्योंकि उनको लगता है इस पर बात ही मत करो। बात ही ना करेंगे तो लोगों को लगेगा कोई बात ही नहीं हो रही है, जबरदस्ती कोई लोग जो है बात कर रहे हैं। अब बहरहाल बड़ी रिपोर्ट है, लोगों ने बड़ा जोखिम लेकर के इस रिपोर्ट को जो है तैयार किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। लोगों तक अपना समय निकाल करके, अपना कीमती समय निकाल करके 5-10 मिनट का समय निकालिए, इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने परिवारजनों में, अपने लोगों में, कि वो आखिरकार वो 13 महीने तक जो आंदोलन चला था उसके पीछे वजह क्या थी, वो लोगों को थोड़ा पता चले, उसके पीछे की जो राजनीति, रणनीति जो भी कुछ थी वो लोगों को समझ में आए। और आपको क्या समझ में आया? क्या वो किसान कानून जो लेकर के आई थी मोदी सरकार, जिनको किसानों ने कहा कि काले कानून है, वो किसानों के हक के लिए थे या उद्योगपतियों के हक के लिए थे? अब बताइए, इतना सब कुछ देखने के बाद अब आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।